दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या कहे एक पैराडॉक्स खोज कर लाए हैं। जिस पैराडॉक्स की मैं बात करने वाला हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपको भी हैरान कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। आज हम जिस पैराडॉक्स की बात करने वाले हैं इसका नाम ओल्बर्स पैराडॉक्स और इसे नाइट स्काई पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये सवाल उठाता है कि रात में हमें आसमान काला क्यों दिखाई देता है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसलिए एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है और रात वाले हिस्से में पृथ्वी बाहरी स्पेस की तरफ होती है, जिस वजह से हमें आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत से तारे हैं, तो उनसे आने वाले प्रकाश में यहाँ पृथ्वी पर रात में भी उजाला रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है, तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड की डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो, उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट वे हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा। यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया। इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है, और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है, या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम, और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है, और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती, और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था, और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क डार्क दिखने चाहिए थे। और अगर कोई चीज़ लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती, और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है।
चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख और तीसरा गोला 3 लाख और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है। क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है, इसका मतलब पहली लेयर में 1 तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है, यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी। और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुँच गए, मतलब ये थ्योरी भी कोई काम की नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं इस पैराडॉक्स के रियल आंसर को। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट ही है, इसलिए कुछ ही तारे ऐसे होंगे जिनकी लाइट हम तक पहुंच पा रही होगी। ऑब्जर्वर के बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये इनफिनिट ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारा ऑब्जर्वर के अंदर तारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके कारण हमें रात में आसमान चमकता हुआ दिखाई देता। ऑब्जर्वर के अंदर तारे इतने कम होंगे कि हमारी शुरुआती अजम्पशन ही गलत हो जाएगी कि हम पृथ्वी से किसी भी डायरेक्शन में जाना शुरू करें तो हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। जब तारों की संख्या इतनी कम है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी कम होगी और इसीलिए हमें रात में आसमान डार्क नजर आता है। लेकिन बिग बैंग मॉडल यहाँ एक और पॉइंट रखता है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था, जिसमें एक समय में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बना। और आपको बता दें कि उस टाइम ब्रह्मांड का आज के सूरज जितना टेम्परेचर था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इसी कारण ये तेजी से ठंडा भी हो रहा था और ये ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर वाले हिस्से में जो तारे हैं वो हमसे काफी दूर है और उनसे आने वाली लाइट की डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बैंग मॉडल से ये ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है और हर सेकंड में कोई ना कोई तारा हमारी गैलेक्सी या ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर होता जा रहा है, यानी हर सेकंड के साथ हमारी रेंज ऑफ स्टार कम होती जा रही है। हमारे नाइट स्काई से कुछ तारे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी और तारे आपस से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें रात में आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक हम इन जगमगाते तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट में आसमान काला दिखाई क्यों देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
स्काई पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये सवाल उठाता है कि रात में हमें आसमान काला क्यों दिखाई देता है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसलिए एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है और रात वाले हिस्से में पृथ्वी बाहरी स्पेस की तरफ होती है, जिस वजह से हमें आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत से तारे हैं, तो उनसे आने वाले प्रकाश में यहाँ पृथ्वी पर रात में भी उजाला रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है, तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड की डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो, उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट भी हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा। यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है, और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं, और तो और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है, या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ, तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम, और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है, और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती, और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था, और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क डार्क दिखने चाहिए थे। और तो और अगर कोई चीज़ लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती, और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख, और तीसरा गोला 3 लाख, और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है।
क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है। इसका मतलब पहली लेयर में एक तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है, यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी। और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुंच गए। मतलब ये थ्योरी भी कोई काम की नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं इस पैराडॉक्स के रियल आंसर को। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट ही है, इसलिए कुछ ही तारे ऐसे होंगे जिनकी लाइट हम तक पहुंच पा रही होगी। ऑब्जर्वर के बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये इनफिनिट ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारा ऑब्जर्वर के अंदर तारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके कारण हमें रात में आसमान चमकता हुआ दिखाई देता। ऑब्जर्वर के अंदर तारे इतने कम होंगे कि हमारी शुरुआती अजम्पशन ही गलत हो जाएगी कि हम पृथ्वी से किसी भी डायरेक्शन में जाना शुरू करें तो हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। जब तारों की संख्या इतनी कम है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी कम होगी और इसीलिए हमें रात में आसमान डार्क नजर आता है। लेकिन बिग बैंग मॉडल यहाँ एक और पॉइंट रखता है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था जिसमें एक समय में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बना। और आपको बता दें कि उस टाइम ब्रह्मांड का आज के सूरज जितना टेम्परेचर था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इसी कारण ये तेजी से ठंडा भी हो रहा था और ये ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर वाले हिस्से में जो तारे हैं वो हमसे काफी दूर है और उनसे आने वाली लाइट की डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बैंग मॉडल से ये ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है और हर सेकंड में कोई ना कोई तारा हमारी गैलेक्सी या ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर होता जा रहा है। यानी हर सेकंड के साथ हमारी रेंज ऑफ स्टार कम होती जा रही है। हमारे नाइट स्काई से कुछ तारे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी और तारे आपस से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें रात में आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक हम इन जगमगाते तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट में आसमान काला दिखाई क्यों देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पैराडॉक्स की बात करने वाले हैं। इसका नाम ओल्बर्स पैराडॉक्स और इसे नाइट स्काई पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये सवाल उठाता है कि रात में हमें आसमान काला क्यों दिखाई देता है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसलिए एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है।
और रात वाले हिस्से में पृथ्वी बाहरी स्पेस की तरफ होती है, जिस वजह से हमें आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत से तारे हैं, तो उनसे आने वाले प्रकाश में यहाँ पृथ्वी पर रात में भी उजाला रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है, तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड की डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो, उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट भी हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा। यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है, और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं, और तो और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है, या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ, तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम, और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है, और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती, और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था, और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क डार्क दिखने चाहिए थे। और तो और अगर कोई चीज़ लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती, और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख, और तीसरा गोला 3 लाख, और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है। क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है, इसका मतलब पहली लेयर में 1 तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे, और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी
इतनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है, यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी। और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुंच गए, मतलब ये थ्योरी भी कोई काम की नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं इस पैराडॉक्स के रियल आंसर को। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट ही है, इसलिए कुछ ही तारे ऐसे होंगे जिनकी लाइट हम तक पहुंच पा रही होगी। ऑब्जर्वर के बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये इनफिनिट ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारा ऑब्जर्वर के अंदर तारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके कारण हमें रात में आसमान चमकता हुआ दिखाई देता। ऑब्जर्वर के अंदर तारे इतने कम होंगे कि हमारी शुरुआती अजम्पशन ही गलत हो जाएगी कि हम पृथ्वी से किसी भी डायरेक्शन में जाना शुरू करें तो हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। जब तारों की संख्या इतनी कम है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी कम होगी और इसीलिए हमें रात में आसमान डार्क नजर आता है। लेकिन बिग बैंग मॉडल यहाँ एक और पॉइंट रखता है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था जिसमें एक समय में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बना। और आपको बता दें कि उस टाइम ब्रह्मांड का आज के सूरज जितना टेम्परेचर था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इसी कारण ये तेजी से ठंडा भी हो रहा था और ये ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर वाले हिस्से में जो तारे हैं वो हमसे काफी दूर है और उनसे आने वाली लाइट की डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बैंग मॉडल से ये ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है और हर सेकंड में कोई ना कोई तारा हमारी गैलेक्सी या ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर होता जा रहा है, यानी हर सेकंड के साथ हमारी रेंज ऑफ स्टार कम होती जा रही है। हमारे नाइट स्काई से कुछ तारे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। इसीलिए ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी और तारे आपस से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें रात में आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक हम इन जगमगाते तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट में आसमान काला दिखाई क्यों देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सवाल है क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसलिए एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है और रात वाले हिस्से में पृथ्वी बाहरी स्पेस की तरफ होती है, जिस वजह से हमें आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत से तारे हैं, तो उनसे आने वाले प्रकाश में यहाँ पृथ्वी पर रात में भी उजाला रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है, तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड की डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो, उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट वे हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा। यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया। इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है। और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं। और तो और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है, या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम, और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क डार्क दिखने चाहिए थे। और तो और अगर कोई चीज़ लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख और तीसरा गोला 3 लाख और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है। क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है, इसका मतलब पहली लेयर में 1 तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है, यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी। और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुंच गए, मतलब ये थ्योरी भी कोई काम की नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं इस पैराडॉक्स के रियल आंसर को। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट ही है, इसलिए कुछ ही तारे ऐसे होंगे जिनकी लाइट हम तक पहुंच पा रही होगी। ऑब्जर्वर के बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये इनफिनिट ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारा ऑब्जर्वर के अंदर तारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके कारण हमें रात में आसमान चमकता हुआ दिखाई देता। ऑब्जर्वर के अंदर तारे इतने कम होंगे कि हमारी शुरुआती अजम्पशन ही गलत हो जाएगी कि हम पृथ्वी से किसी भी डायरेक्शन में जाना शुरू करें तो हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। जब तारों की संख्या इतनी कम है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी कम होगी और इसीलिए हमें रात में आसमान डार्क नजर आता है। लेकिन बिग बैंग मॉडल यहाँ एक और पॉइंट रखता है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था, जिसमें एक समय में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बना। और आपको बता दें कि उस टाइम ब्रह्मांड का आज के सूरज जितना टेम्परेचर था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इसी कारण ये तेजी से ठंडा भी हो रहा था और ये ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर वाले हिस्से में जो तारे हैं वो हमसे काफी दूर है और उनसे आने वाली लाइट की डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बैंग मॉडल से ये ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है और हर सेकंड में कोई ना कोई तारा हमारी गैलेक्सी या ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर होता जा रहा है, यानी हर सेकंड के साथ हमारी रेंज ऑफ स्टार कम होती जा रही है। हमारे नाइट स्काई से कुछ तारे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी और तारे आपस से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें रात में आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक हम इन जगमगाते तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट में आसमान काला दिखाई क्यों देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। काला क्यों दिखाई देता है? आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसलिए एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है और रात वाले हिस्से में पृथ्वी बाहरी स्पेस की तरफ होती है, जिस वजह से हमें आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत से तारे हैं, तो उनसे आने वाले प्रकाश में यहाँ पृथ्वी पर रात में भी उजाला रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है, तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे।
अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड के डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो, उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट वे हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा। यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है। और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं। और तो और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है, या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम। और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क दिखने चाहिए थे। और तो और अगर कोई चीज़ लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख और तीसरा गोला 3 लाख और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है। क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है, इसका मतलब पहली लेयर में 1 तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है, यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी। और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुँच गए, मतलब ये थ्योरी भी कोई काम की नहीं है।
तो चलिए अब जानते हैं इस पैराडॉक्स के रियल आंसर को। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारी यूनिवर्स का साइज फाइनाइट ही है, इसलिए कुछ ही तारे ऐसे होंगे जिनकी लाइट हम तक पहुंच पा रही होगी। ऑब्जर्वर के बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये इनफिनिट ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारा ऑब्जर्वर के अंदर तारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके कारण हमें रात में आसमान चमकता हुआ दिखाई देता। ऑब्जर्वर के अंदर तारे इतने कम होंगे कि हमारी शुरुआती अजम्पशन ही गलत हो जाएगी कि हम पृथ्वी से किसी भी डायरेक्शन में जाना शुरू करें तो हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। जब तारों की संख्या इतनी कम है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी कम होगी और इसीलिए हमें रात में आसमान डार्क नजर आता है। लेकिन बिग बैंग मॉडल यहाँ एक और पॉइंट रखता है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था, जिसमें एक समय में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बना। और आपको बता दें कि उस टाइम ब्रह्मांड का आज के सूरज जितना टेम्परेचर था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इसी कारण ये तेजी से ठंडा भी हो रहा था और ये ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर वाले हिस्से में जो तारे हैं वो हमसे काफी दूर है और उनसे आने वाली लाइट की डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बैंग मॉडल से ये ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है और हर सेकंड में कोई ना कोई तारा हमारी गैलेक्सी या ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर होता जा रहा है। यानी हर सेकंड के साथ हमारी रेंज ऑफ स्टार कम होती जा रही है। हमारे नाइट स्काई से कुछ तारे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें पता नहीं चलता, इसलिए ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी और तारे आपस से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें रात में आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक हम इन जगमगाते तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट में आसमान काला दिखाई क्यों देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नहीं होता। हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड की डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट वे हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा।
यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं और तो और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम, और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क डार्क दिखने चाहिए थे। और तो और अगर कोई चीज लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख और तीसरा गोला 3 लाख और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है। क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है, इसका मतलब पहली लेयर में 1 तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है। यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या कहे एक पैराडॉक्स खोज कर लाए हैं। जिस पैराडॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको भी हैरान कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। आज हम जिस पैराडॉक्स की बात करने वाले हैं इसका नाम वोल्वर्स पैराडॉक्स और इसे नाइट स्काई पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये सवाल उठाता है कि रात में हमें आसमान काला क्यों दिखाई देता है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, इसलिए एक तरफ दिन और दूसरी तरफ रात होती है और रात वाले हिस्से में पृथ्वी बाहरी स्पेस की तरफ होती है, जिस वजह से हमें आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत से तारे हैं, तो उनसे आने वाले प्रकाश में यहाँ पृथ्वी पर रात में भी उजाला रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप कहेंगे कि तारों की लाइट बहुत कम होती है और इतनी लाइट से रात में उजाला नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर तो असली पैराडॉक्स शुरू होता है। हमारा वोल्वर्स पैराडॉक्स कहता है कि क्योंकि ये ब्रह्मांड इनफिनिट है तो अगर रात में आसमान के किसी भी हिस्से को जूम करें तो हमें छोटे छोटे हिस्से में भी इनफिनिट स्टार दिख जाएंगे।
अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्योंकि ब्रह्मांड इन्फिनिट है, तो अगर हम किसी भी ब्रह्मांड के डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। देखिए, इसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम अपनी पृथ्वी से निकले और एक ऐसी डायरेक्शन चूज कर ली जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ दूर तक तो हम बिना किसी तारे से टकराए काफी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड इन्फिनिट है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम किसी तारे से टकरा जाएंगे। ये पैराडॉक्स यही कहता है कि रात में हम आसमान में कहीं भी देखो, उस पॉइंट पर एक तारा होना चाहिए और उससे आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी तक पड़नी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान से हर पॉइंट से एक लाइट वे हमारी पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा आसमान लाइट से भरा जगमगाता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें रात के आसमान में कुछ ही तारे दिखाई देते हैं और बाकी पूरा अंधेरा। यही है वोल्वर्स पैराडॉक्स। आपको बता दें कि यह पैराडॉक्स अचानक से किसी के दिमाग में नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास में भी दफन हैं। अपने ब्रह्मांड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 3000 करोड़ लाइट ईयर जितना बड़ा है और इतने बड़े यूनिवर्स में 200 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि केवल हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने खरबों तारे हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड की असली बाउंड्री कहाँ तक जाती है, या फिर ये इन्फिनिट है भी या नहीं। अगर ये इन्फिनिट ना होकर फाइनाइट हुआ तो तब भी यहाँ मौजूद तारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात हमें अंधेरे से भरी दिखती है। इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक बहुत सी थ्योरी थी, लेकिन अफसोस उनमें से एक भी सही नहीं थी। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड में तारों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड में किसी हिस्से में तारे ज्यादा है तो किसी हिस्से में कम, और इसी कारण जिस हिस्से में तारे कम है वहां से हम तक रोशनी कम पहुंचती है और शायद इसीलिए हमें रात में आसमान काला दिखाई देता है। ये थ्योरी सही हो सकती थी, लेकिन फ्रेडमैन के मॉडल से ये बात क्लियर हो गई कि ये ब्रह्मांड नॉन यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, उसमें तारों ग्रहों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बाकी ब्रह्मांड जैसा ही होगा। अब रात के समय अंतरिक्ष के किसी भी कोने में देखिए, आपको हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। हर पॉइंट पर लाखों तारे नजर आएंगे। ब्रह्मांड का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो यह थ्योरी भी गलत साबित हो जाती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह डस्ट से भरी हुई है, जो कि तारों से आती लाइट को ब्लॉक कर देती है। इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि अगर डस्ट तारों की लाइट को ब्लॉक कर रही होती तो केवल कुछ ही लाइट को ब्लॉक कर पाती और ज्यादातर लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचनी चाहिए थी। अगर इस थ्योरी की माने तो हमें रात का आसमान बिल्कुल जगमगाता दिखाई देना चाहिए था और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत डार्क दिखने चाहिए थे। और अगर कोई चीज लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है तो धीरे धीरे वह खुद भी गर्म होती जाती है और ग्लो करने लगती है। यानी कि अगर ये डस्ट तारों से आने वाली रोशनी को करोड़ों सालों से ब्लॉक करती होती तो ये खुद भी गर्म होकर ग्लो करने लगती और हमें रात में चमकता हुआ आसमान दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि बहुत से तारे हमसे बहुत दूर है, जिनकी वजह से उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती और इसी वजह से वो तारे हमें दिखाई भी नहीं देते। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, लेकिन दोस्तों असल में तारों से आने वाली लाइट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमसे कितनी दूर है। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी को बीच में रखकर इसके चारों ओर गोले बना लेते हैं, जिसमें हर एक गोला एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए इनमें सबसे पहला गोला हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है, दूसरा गोला 2 लाख और तीसरा गोला 3 लाख और चौथा गोला 4 लाख लाइट ईयर दूर है। क्योंकि अब ब्रह्मांड के सारे तारों की डेंसिटी एक ही है, इसका मतलब पहली लेयर में 1 तारा है तो दूसरी लेयर में 4 तारे होंगे और तीसरी लेयर में 9 तारे। तो इसका मतलब पहली लेयर से जितनी रोशनी आ रही है तो हम तक पहुंचने वाली लाइट डेंसिटी और नंबर ऑफ स्टार पर डिपेंड करती है। और ये इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई तारा हमसे कितना दूर है, यानी कि जो तारा हमसे ज्यादा दूर है उस तारे की लेयर में बहुत ज्यादा तारे मौजूद हैं और इससे हम तक पहुंचने वाली टोटल लाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर लेयर से एक जैसी लाइट ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी। और क्योंकि हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है तो यहाँ ऐसी बहुत सी लेयर होगी और हम तक पहुंचने वाली लाइट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि रात का आसमान तो चमकदार ही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान दो कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम फिर से वहीं पहुँच गए, मतलब ये थ्योरी भी कोई काम की नहीं है।
तो चलिए अब जानते हैं इस पैराडॉक्स के रियल आंसर को। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट ही है, इसलिए कुछ ही तारे ऐसे होंगे जिनकी लाइट हम तक पहुंच पा रही होगी। ऑब्जर्वर के बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे ये इन्फिनिट ही क्यों ना हो, इसके लिए हमारा ऑब्जर्वर के अंदर तारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी जिसके कारण हमें रात में आसमान चमकता हुआ दिखाई देता। ऑब्जर्वर के अंदर तारे इतने कम होंगे कि हमारी शुरुआती अजम्पशन ही गलत हो जाएगी कि हम पृथ्वी से किसी भी डायरेक्शन में जाना शुरू करें तो हम किसी न किसी तारे से टकरा ही जाएंगे। जब तारों की संख्या इतनी कम है तो हम तक पहुंचने वाली रोशनी भी कम होगी और इसीलिए हमें रात में आसमान डार्क नजर आता है। लेकिन बिग बैंग मॉडल यहाँ एक और पॉइंट रखता है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था, जिसमें एक समय में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बना। और आपको बता दें कि उस टाइम ब्रह्मांड का आज के सूरज जितना टेम्परेचर था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इसी कारण ये तेजी से ठंडा भी हो रहा था और ये ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। अब इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर वाले हिस्से में जो तारे हैं वो हमसे काफी दूर है और उनसे आने वाली लाइट की डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बैंग मॉडल से ये ब्रह्मांड फैलता ही चला जा रहा है और हर सेकंड में कोई ना कोई तारा हमारी गैलेक्सी या ऑब्जर्वर यूनिवर्स से बाहर होता जा रहा है। यानी हर सेकंड के साथ हमारी रेंज ऑफ स्टार कम होती जा रही है। हमारे नाइट स्काई से कुछ तारे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें पता नहीं चलता, इसीलिए ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी और तारे आपस से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें रात में आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने में करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक हम इन जगमगाते तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नाइट में आसमान काला दिखाई क्यों देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।